चलो शुरू कर देते टाइम। देखो, कल जहां हमने छोड़ा था, ये पीरियड्स बता रहे हैं। ठीक है ना, डेवलपमेंट के पीरियड्स हैं इसके। एक तो एंशियंट काल है, पुरातन काल है, एक मेडिवियल काल है, मध्यकाल। ठीक है जी, एक है मॉडर्न अभी। ठीक है ना, मॉडर्न तो समझते हैं। ठीक है ना, इसी को ही आज आगे बढ़ा के, एक तो पहले इसको नेचुरल लॉ स्कूल को खत्म करते हैं। ये आपका सबसे बड़ा स्कूल है। ये खत्म होते ही एक क्लास के अंदर बाकी आपके सारे के सारे स्कूल्स खत्म हो जाएंगे। एक या डेढ़ क्लास लगेगी आपकी। चलो हो गया ना, हो गया। चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा। हेडिंग बनाओ, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। विशेषताएं क्या क्या है इसकी। ठीक है जी, नंबर वन विशेषता लिखो, कैरेक्टरिस्टिक लिखो इसका। ये फ्लेक्सिबल है, लिखो नंबर वन फ्लेक्सिबल। सिंपल लिख लो, नंबर वन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल समझते हैं ना। ठीक है। नंबर टू, अडेप्टेबल। समझते हैं अडेप्टेबल। ठीक है, अडेप्टेबल का मतलब होता है क्या ना, जो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। अडोप्ट नहीं, अडेप्ट। ये अडेप्टर नहीं लगाते, ये मोबाइल चार्ज करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो बिजली के करंट की जो धारा होती है इसको चेंज करके उतना जितना कम उसमें कंप्यूटर के नहीं, मोबाइल में। ठीक हो गया। जैसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई, जैसे मान लो इंटरव्यू पूछे कि भैया क्यों आपको ऑप्ट करना चाहिए, हम आपको क्यों लगाए नौकरी पे। तो ये ब्यूरोक्रेटिक आंसर में जवाब दिया जाता है, आई एम अडेप्टेबल बाय माय नेचर। ठीक है, अडेप्टेबल मतलब मैं विकट परिस्थिति में विकट परिस्थिति का काम कर सकता हूँ, और सिंपल परिस्थिति में सिंपल काम कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं अडेप्ट कर लेता हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, नंबर थ्री लिखो, लिखो एनएलएस बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन प्रायोरी मेथड। स्पेलिंग देख लेना बोर्ड पे, PRIORI, प्रायोरी मेथड। ठीक है, देखो इस पॉइंट को समझने के लिए बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। मेथड होते हैं, मेथड समझते हैं हम। मेथड मतलब हिंदी में नहीं होता, मतलब मेथड, मेथड पता है ना क्या है, हिंदी में नहीं आता कई बार ना। चलो कोई बात नहीं। देखो, जब हम कोई चीज को अप्लाई करते हैं, कोई चीज को अडेप्ट करते हैं, ठीक है जी, तो बेसिकली क्या है, जनरल प्रिंसिपल ये है कि पहले उस चीज को प्रूव होना पड़ता है। ठीक होगा, हम कोई भी प्रिंसिपल जो है फॉलो करते हैं या कोई भी सिद्धांत फॉलो करने लग जाते हैं, पहले प्रूव करना पड़ेगा। ठीक हो गया। लॉ में तो देखो बहुत सीधा सिंपल सी बात है। अब किसी ने बोल दिया भाई कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ कैसे है, क्योंकि टाइम के अनुसार बहुत लंबे समय तक यह कोर्टों के सामने यह एविडेंस प्रूव हुआ है। ठीक है ना, मान लो अगर सीसीटीवी फुटेज आ जाए या फिर डीएनए की रिपोर्ट आ जाए, उसको कॉन्क्लूसिव प्रूफ बोल देंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्क्लूसिव प्रूफ अपने आप में ही फुल्ली एस्टेब्लिश्ड है। और कैसे एस्टेब्लिश्ड हुआ है, कैसे एस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि, हाँ क्योंकि बहुत बार एक्सपेरिमेंट हुए इसके ऊपर, और हर बार एक्सपेरिमेंट्स का सेम रिजल्ट आया है। इस कारण से डीएनए की रिपोर्ट को कॉन्क्लूसिव बोल दिया। ठीक होगा। यानी किसी भी रूल को एक्सेप्ट करने से पहले उसको एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से प्रूव होना पड़ेगा। ठीक हो गया, सही, बिल्कुल सही बात है। नेचुरल लॉ स्कूल के विषय में भी यही बात है, लेकिन ध्यान रखना, जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं पोस्टीरियोरी। POSTERIORI, पोस्टीरियरी। POSTERIORI, जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। लेकिन नेचुरल स्कूल कैसा लिखा हमने, हमने लिखा है प्रायोरी। PRIORI, प्रायोरी लिखा है। ये कैसा होता है,
इसका मतलब लिखो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया? किसके विषय में पढ़ रहे हैं हम ये? नेचुरल लॉ स्कूल के विषय में पढ़ रहे हैं। अब कैसे प्रूव करोगे? पाप पुण्य, ठीक है जी। और भैया पाप होने से क्या हो गया भाई? इससे जो है केओस मच गया, ठीक है जी। या समाज जो है ऑनेस्टी से चलता है, लव से चलता है, अफेक्शन। कैसे प्रूव करोगे? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटी पर बेस्ड है, इसलिए प्रायोरी कह रहे हैं इसको। ठीक हो गया? सिंपल समझ गए पॉइंट अब? ठीक है जी, नंबर 4 लिखो। लिखो, नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन गॉड मेड लॉ। है डिवाइन, मेडिवियल में डिवाइन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। डिवाइन ध्यान रखना, डिवाइन दैवी है, भगवान देव से ऊपर, देवी देवताओं से ऊपर भगवान। ठीक हो गया ना। देवी भी बोलेंगे इसको, बट ये आप भ्रंश होकर बन रहा है, ये करप्ट होकर बन रहा है देवी। ठीक हो गया? अब देखो ये चीज समझने के लिए ध्यान रखना, जब भी हम लो की बात करते हैं तो वो सीधा सिंपल या तो वो गॉड मेड है, या फिर वो क्या कह रहे हो, मैन मेड है। अगर गॉड मेड लो है तो ध्यान रखना वह नेचुरल लो ही है, और अगर वो मैन मेड लो है तो उसको हम हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव लो। पॉजिटिव क्यों? तो क्योंकि यदि मनुष्य कोई कानून बना रहा है, कोई लॉ बना रहा है, तो वो अपने पॉजिटिव के लिए बनाएगा, अपने नेगेटिव के लिए कोई भी समाज कानून नहीं बनाता है। यस नो? ठीक हो गया? ये ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत बार आएगा, इसको बना लो। बहुत तंग करेगा ये जूरिस्प्रूडेंस के आखिर तक तंग करेगा ये आपको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो, इट कैन नॉट बी चेंज्ड by the change of time. It cannot be changed by the change of time. Next लिखो नंबर 6, it is eternal। E T R and A L, eternal का क्या मीनिंग होता है? अनंत। अनंत समझते हैं ना? ये अनंत का ये निशान बनाते हैं, ये लेटा हुआ 8 के जैसे ये निशान होता है, ये इन्फिनिटी का वो होता है सिंबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो नंबर 7, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी अथॉरिटी। बहुत मोटा लूप होल है। आ जाओ, हेलो। बहुत मोटा लूप होल है, 7वां पॉइंट, यानी नेचुरल लॉ स्कूल कैसा है? यह एनफोर्सेबल बाय एनी अथॉरिटी, यह अथॉरिटी के द्वारा एनफोर्सेबल ही नहीं है। ठीक है जी, मोटी दिक्कत है। फिर से वही बात, क्या? कमांड सैंक्शन सॉवरेनिटी। ठीक है जी, इस पॉइंट को समझने के लिए हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या विशेषताएं हैं नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर, उसके अंदर 7वीं विशेषता के अंदर पहुंचे। इस विशेषता को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, ये देखो जरा, क्या पनिशमेंट मिलती है अगर मैं कहूं नेचुरल लॉ का ब्रीच हो गया है? एक आदमी ने, नोबडी नोस, एक आदमी ने झूठ बोल दिया है, झूठ बोलना पाप है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, इस पृथ्वी लोक के ऊपर सेम प्रिंसिपल है। ठीक है ना, झूठे के पैर नहीं होते, झूठे के पाँव नहीं होते।
या मैं कुछ गलत बोल गया? जूते के पैर नहीं होते, सर नहीं होता, जूते के पाँव नहीं होते, पता नहीं, शायद ऐसी है। समझ इसका इसका मीनिंग समझ गए ना, है ना, इसका मीनिंग समझ गए। बट मुझे ये सोच के बताओ, क्या झूठ बोलने की कोई पनिशमेंट मिलती है क्या? माँ बाप की पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट वो जो लॉ के अंदर पनिशमेंट दी गई। सीधे सिंपल, क्यों नहीं दिलवा देते? अथॉरिटी की बात नहीं है, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल सी बात है, अब अथॉरिटी तो हमारे पास है, हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास पुलिस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे पास, ठीक है जी। बट हमारे पास झूठ बोलने जैसा कोई ऑफेंस ही नहीं है। सोचो, बीएनएस में कोई ऑफेंस है झूठ बोलने वाला? नहीं है, इसलिए इसको पनिश नहीं कर सकते। बट झूठ बोलना पाप है, ध्यान रखना। सही, सिंपल, ये पॉइंट लिख लो। नॉट पनिशेबल, कैन नॉट बी, या फिर नॉट पनिशेबल, सिंपल। सिंस no actus has been explained for the purposes, हालांकि झूठी गवाही देना ऑफेंस है, ऑफेंस है पीएनएस में। क्या? फैब्रिकेशन का, फॉल्स एविडेंस का। लेकिन कानून ने बिल्कुल ऐसे परमिशन दी है, जाओ समाज में जाओ और दिन रात झूठ बोलो, ठीक है ना। सिंपल। चलो, नो एक्टस हैज बीन एक्सप्लेन। एक्टस होता है वो वाला कर्म जो पनिशेबल होता है। जब हम क्रिमिनल लॉ करेंगे तो मैं आपको एक्टस रियस समझाऊंगा बहुत तक है। हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ पॉइंट नंबर 7, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा खींचना शांत जी, थोड़ा सा खींच दो, ये ना अटक जाता है ये, बारिश में बुरा मान जाता है। एट्थ करेक्टरिस्टिक्स लिखो नेचुरल लॉ स्कूल की। हम क्या कर रहे हैं, हम विशेषताएं कर रहे हैं नेचुरल लॉ स्कूल की। आज ध्यान रखना, नेचुरल लॉ स्कूल आपका सबसे बड़ा स्कूल है। एक बार नेचुरल लॉ स्कूल निपट जाएगा, फिर दूसरे बचे हुए स्कूल्स बहुत जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। आज आपको कम से कम 2 स्कूल्स करवा के भेजूंगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम छोटा स्कूल पकड़ लेंगे जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आठवीं करेक्टरिस्टिक लिखो, ठीक है ना। एक पेज की तकरीबन जगह है, एक या 1.5 पेज की जगह छोड़ देना आप, ठीक होगा। लिखो, लिखो, इट इज अनकोडिफाइड। कहीं पे लिखा हुआ है? कोई ऑफेंस बनाया है? झूठ बोलना पाप है, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को, अपने इंटरेस्ट के पीछे मत भागो, ग्रीडी इज दी, क्या एक वो ग्रीडी डॉग का वो नहीं आता था, ऐसे आता था, स्टोरी आती थी, उसका मोरल आता था, क्या होता था? लालच बुरी बला, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीड इज अ कर्स, ठीक है। और सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, ठीक है जी। ये कहीं लिखे हुए हैं? कोई लो बुक बनाई हुई कि इसकी? नहीं, कोई कोई बुक नहीं बनाई, अनकोडिफाइड। लिखो जी, लास्ट विशेषण, लास्ट विशेषता नंबर 9, नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी लेजिस्लेशन। देखो, एक मेन पॉइंट निकला है बीच में, ये समझ लेते हैं। जब भी कभी हम, ध्यान रखना, जूरिस्प्रूडेंस में शुरुआत के दिन से लेकर या फिर आज से, जब तक आपका जूरिस्प्रूडेंस नहीं खत्म हो जाता, जब तक आपका इंटरनेशनल लॉ खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये पॉइंट आपको दिक्कत करेगा। तो समझ लो, देखो, लॉ 2 प्रकार से ही बनता है इस पृथ्वी लोक पे। एक तो गॉड मेड लॉ होता है, एक मैन मेड लॉ होता है। गॉड मेड लॉ को नेचुरल लॉ कह सकते हैं, बिल्कुल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉ है ना। भगवान ने ही बनाया है, इंसान के अंदर की जो प्रकृति है, लव, अफेक्शन, घृणा और पाप पुण्य, ये भगवान ने ही बनाया है, ठीक हो गया। मैन मेड, जो मैन ने बनाया है, मानव ने बनाया है, इसको पॉजिटिव लॉ भी बोलते हैं। पॉजिटिव लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि मानव जब कभी भी अपने लिए लॉ बनाएगा तो वो अपने पॉजिटिव के लिए बनाएगा, अपने नेगेटिव के लिए नहीं बनाएगा, ध्यान रखना।
अपने आप को या फिर मानव समाज को, मानव को अकेले को या पूरे समाज को सर्व करने के लिए बनाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बनाएगा। डन। इसको पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। अगर स्वयं को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई लॉ बन रहा है तो वो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी, वो चैलेंज हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। डन हो गया? सिंपल। सही। एक ऊपर एक और है, वो बेसिकली आज की क्लास लगाओगे ऑनलाइन वाली, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा लगा लेना, कंप्लीट कर लेना इसको। चलो जी आगे आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। डेवलपमेंट कैसी हुई है? सबसे पहले नाम लिखो आप, हिरेक्लिटस। HERACLITUS, हिरेक्लिटस। और इसका कालखंड लिख लो, 530 से 470 BC। ये डेट काउंट करने को आती है बीसी वाली डेट्स, हिस्ट्री की डेट्स होती है। बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। अभी क्या चल रहा है? जैसे 2026, ये क्या है? एडी, आफ्टर डोमिनोस। ठीक है, ये देखो, ये पता है हम ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कितने साल हुए हैं? 2026वां साल चल रहा है। ठीक है ना? इंग्लिश कैलेंडर कब से शुरू होता है? ये पीछे चले जाओ, ठीक है ना, एक समय 2000 भी था, एक समय 1999 भी चल रहा था, 19वीं सदी, 18वीं, 17वीं, 11वीं, 10वीं, 5वीं, छठी, ठीक है जी, दूसरी सदी, पहली सदी। ये जो जीरो डेट है, ठीक है जी, इस जीरो डेट को बेसिकली जीसस, क्या जीसस की स्पेलिंग क्या होती है? GSUS। ठीक है जी, इसके जन्म की तारीख मानते हैं। या फिर ये जब डिवाइन बन गया था, जब ये इसको, जीसस को क्या बोलने लगे थे? सन ऑफ गॉड बोलने लगे थे। ठीक है जी, तब से शुरू हुआ माना जाता है। ठीक है ना? हाउ इट इज चैलेंज्ड, इट इज एब्सोल्युटली चैलेंज्ड एंड मिजरेबली फेल्ड। ठीक है जी, पर चलो कोई बात नहीं। डन। इस तारीख के बाद जो भी तारीख आएगी इसके बाद में, वो चलेगी 1 से 10 इस हिसाब से। और इससे पहले का जो कालखंड है वो चलेगा इस जीरो से इस तरफ, 1 से 10। समझ गए? समझ गए? डन है? ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये उस तरफ भी बढ़ते क्रम में चलेगा। ठीक हो गया? यस। ठीक है ना, अगर मैं कहूं कि भाई महाभारत का युग जो है आज से 5665 साल पहले हुआ। ठीक है जी, सिंपल। अब मेरे को अगर बीसी के हिसाब से बताना हो तो इसमें से सीधा सिंपल 2000 आप घटा लो। कितना हो गया? 10 में से 5 गए 5, ना ना ना, सीधा सिंपल 5, 6, 6 और 3। ठीक है, ये देखो, 3665 BC ये टाइम है। ठीक हो गया? पुराने समय को जीसस की डेट से एक लगा के, और पुराने समय को ऐसे ही बढ़ती उसमें क्रम के अंदर गिन देंगे। और उसके बाद के समय को वो तो हम देख ही 2026। विक्रम संवत, हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है, वो तो विक्रम संवत है। पंचांग देखा हो ना घरों में, कौन सा साल चल रहा है? 2087। ये विक्रम संवत, जो हिंदू कैलेंडर है, अपना देसी पंचांग जिसको बोलते हैं। ये देखना, ये मिलता है, वो एग्जैक्ट होता है। ठीक है, सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है जी, हिसाब किताब ये सब इसलिए होता है कि डेट्स में कंफ्यूज मत होना, सारी की सारी डेट ऐसे लिखी हुई है। सबसे पहले हिराक्लिटस ने कहा क्या? सिंपल लिखो, फर्स्ट एवर प्रोपोगेटेड द
इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स, इम्यूटेबल कल वर्ड आया था ये, IMMUTABLE, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल जिसमें चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स, लिख लिया। हेराक्लिटस बोलता है कि पूरे मानव समाज में कुछ इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो चेंज नहीं हो सकते, चाहे कहीं का भी मनुष्य हो, फिर से बात वही आ जाती है। ठीक हो गया हिसाब किताब, वो चेंज नहीं होंगे, जो रिप्लेस नहीं हो सकते। चलो जी, इसके बाद नंबर 2 लिखो, सोक्रेट, SOCRATE, सोक्रेट, इसको सुकृत भी बोल देते हैं। इसका टाइम पीरियड लिखो 470 BC से 399 BC, है ना, देखो जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, ये हेराक्लिटस के बाद आया है। ये क्या कहता है, ये देता है सोक्रेटिक मेथड्स, सोक्रेटिक मेथड, मेथड का मतलब क्या होता है, प्रणाली, प्रणाली प्रक्रिया। ठीक हो गया, देखो इस प्रक्रिया के अनुसार जो भी नेचुरल लॉ है वह आत्म मंथन की प्रक्रिया से आएगा, आत्म मंथन मेथड, सो METHOD। हमने आत्म मंथन के ऊपर बहुत आत्म मंथन किया है, हमको पता लग गया कि आत्म मंथन क्या है। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, इसके बाद नंबर थर्ड 3 पे सोक्रेट का चेला आया है, इसका डिसाइपल आया है, इसका नाम क्या है, प्लेटो। सोक्रेट और प्लेटो का साथ लगा लेना, बहुत पूछते हैं। ये डिसाइपल है या फिर स्टूडेंट है किसका, सोक्रेट का। ये लो, स्टूडेंट लिख देता हूं, ठीक है। इसने, इसका कालखंड लिख लो 427 से 347 BC। प्लेटो ने दिया है कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। ये स्टेट राज्य वाला स्टेट नहीं है, ये दशा वाला स्टेट है। बस क्या, किस स्टेट में रह रहे हैं, किस दशा में रह रहे हैं, बस स्टेट तो बड़ी खराब, स्थितियां तो बड़ी खराब। ठीक हो गया, तो स्टेट की बताए बात कर रहा है। क्या होता है आइडियल स्टेट, लिख लो अपनी अपनी भाषा में, लिखो लिखो लिखो, आइडियल स्टेट प्लेटो के हिसाब से क्या है, लिखो, बुद्धिमान व्यक्ति ही राजा बनेगा। कॉमा डाल के, ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक हो गया, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है ना, अभी रिसेंटली की मूवी में भी आया था, ऋतिक रोशन की मूवी थी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक हो गया, लेकिन जरा सोच के बताओ, क्या ऐसी परिस्थितियां आज के समय में, क्या किसी समाज में मिलेंगी आपको देखने को, बहुत त्याग करना पड़ेगा भैया। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 4, एरिस्टोटल। इसका कालखंड लिख लो 384 से 322 BC। ये प्लेटो का डिसाइपल है, ये प्लेटो का चेला है, लिख लो। इसने बोल दिया, और या फिर सिंपल लिख लो, रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। मना कर दिया इसने, बहुत प्रैक्टिकल है। क्या कह रहा है कि ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं है आइडियल स्टेट किसी समाज में होना।
आइडियल स्टेट होना यानी देखो सीधी सिंपल सी बात है, जोर जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती। मान लो जो आज की डेट में राजा है, वो तो अपने निखट्टू जो बच्चे हैं उसी को ही राजा बनवाएगा, उसी में से किसी एक को बनवाएगा, जो सबसे कम निखट्टू हो उसको राजा बना देगा। ठीक है ना। और लेट से अगर कोई भी उसके राज्य के अंदर ऐसी कोशिश कर रहा होगा कि भाई किसी बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बनाया जाए, ठीक है जी, उसको मरवाएगा, मरवाएगा उसको वो। यस नो। ठीक है। हर समाज में चाणक्य हो जाए या चाणक्य हो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हर समाज में चाणक्य सरवाइव कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। और ध्यान रखना, चाणक्य अकेला ही ऐसा मनुष्य है जिसने इस तरीके का काम किया है, ठीक है जी, जिसने जो राजा बनने वाला था, जो बिल्कुल जो फर्स्ट या पहला लड़का था, ठीक है जी, या फिर जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप से लड़का आता था, वो राजा बनने की बजाय एक दूर का, ठीक है ना, एक आदिवासी का बच्चा, ठीक है जी, उसको राजा बनाया। किसकी बात कर रहे हैं हम? सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। पश्चिम में ऐसा नहीं देखने को मिलता। ना 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 ना, चाणक्य पहले ही निपटा देते, चाणक्य पाणक्य को, ठीक है जी, वो बर्दाश्त नहीं करते। ठीक हो गया। ये समझ में आ गया। ये लाइन लिख ली कि आइडियल स्टेट जैसी दशाएं प्रैक्टिकल ही नहीं है, लिख लिया। लिख लो ये, सिंपल लिख लो, नॉट प्रैक्टिकल। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट लिखो, हाउएवर, यद्यपि, ही सपोर्टेड द नेचुरल लॉ स्कूल या फिर नेचुरल लॉ थ्योरी। हालांकि नेचुरल लॉ थ्योरी का ही उसने सपोर्ट किया है, वो भी यही कहता है कि गॉड मेड लॉ ही होता है। ठीक हो गया। ये आपका बेसिकली डेवलपमेंट आ गई। और डेवलपमेंट में कौन सा पॉइंट आपने कर लिया? 4 पॉइंट तक ये आपने एंशियंट पीरियड कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट करो। कोई आया है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट करो या फिर हेडिंग बनाओ, मेडिवियल पीरियड, मध्यकाल। मेडिवियल पीरियड एब्सोल्यूट, जो कि ध्यान रखना, मेडिवियल पीरियड को हम बेसिकली दो भागों में करेंगे। एक मेडिवियल जो बिल्कुल एब्सोल्यूट मेडिवियल है, वो कितना है? 12 से 14वीं शताब्दी, सेंचुरी। एक हम करेंगे 14वीं शताब्दी से लेकर या फिर 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी तक। इसको हम करेंगे, इसको हम करेंगे मॉडर्न मेडिवियल पीरियड। मॉडर्न मेडिवियल पीरियड। ठीक है। कल एक डायग्राम बनाया था हमने, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न। ठीक है जी, मुझे जरा देख के बताओ, क्या मेडिवियल पीरियड के अंदर करप्शन हो चुका है? क्या नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर करप्शन आ चुकी है या फिर वो एब्सोल्यूट है? कल करवाया था ना एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न। एंशियंट के अंदर हमने क्या बताया था कि प्योर है, ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट गॉड मेड लॉ पर बेस्ड है ये सारा। मेडिवियल के अंदर क्या आ गया है? रिलीजन, रिलीजन आ चुका है। और रिलीजन के घुसते ही अब यह गॉड का बनाया हुआ लॉ करप्ट हो चुका है, अब रिलीजन आ चुका है। वॉशरूम ऊपर है, आप ना ऊपर की तरफ चले जाना, ठीक है ना, बाहर की तरफ। चिटकनी ध्यान से खोलो, और आते समय ना चिटकनी लगा देना, बंदरों का थोड़ा सा खौफ है। ये देखो सीधा सीधा दरवाजा दिखेगा, वो खोल लो। देखो जल्दी तुम, जल्दी तुम। रिलीजन घुस चुका है, ठीक है जी, मॉडर्न में पॉलिटिक्स घुस चुकी है, ठीक है ना। मेडिवेल के अंदर रिलीजन घुस चुका है, ठीक है जी। अब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का वध करेगा तो आप देखेंगे रिलीजन क्या है। अगर पर्टिकुलर रिलीजन वाले ने दूसरे रिलीजन वाले का कत्ल कर दिया होगा तो ठीक है। समझ रहे हो? गॉड मेड लॉ या फिर जो लॉ ऑफ गॉड है वो करप्ट हो चुका है। यस।
समझ पा रहे हो, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है जी, हेडिंग बना लो, बना दी। चलो 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक देखो जी। मैं थोड़ा सा स्पीड अप कराऊं, स्पीड से आपको कराऊंगा, मैप्स कहाँ है। ये लो जी, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये देखो, ये आपका इसराइल दिख रहा है। ये मैं इसको थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये हो गया तो कहाँ गया ये। एक बार क्वेश्चन, रहने दो, मैं नहीं छेड़ता उसको। एक बार क्वेश्चन क्या आ गया कि इसराइल जो है वो अफ्रीका में है या यूरोप में है। एक स्टेट के अंदर जुड़ी श्री जीके में है, ये शायद छत्तीसगढ़ की बात है। सारे बच्चों ने गलत किया। कौन से द्वीप में, कौन से महाद्वीप में? एशिया में। अच्छा बताओ, सऊदी अरब एशिया में है या फिर अफ्रीका में? हाँ, एशिया में। ठीक हो गया। चलो देखो, बेसिकली क्या है। हाँ बिल्कुल, किसी किसी स्टेट में जीके होता है, जैसे आप यूपी में जाओगे तो 50% जीके आएगी। वो हर बार नोटिफिकेशन की विषय वस्तु है, ठीक है ना। लेट्स से नोटिफिकेशन में डाल दिया कि नेशनल और इंटरनेशनल, तो स्टेट की नहीं मिलेगी। अब जैसे एमपी में जाओगे तो फिर स्टेट की मिलेगी। ठीक, चिट्ठी लगा दी थी ना शांतनु जी, ठीक है ना। ये मोटे मोटे बलशाली बंदर आते हैं। चलो सही, ये देखो, क्रिश्चियनिटी का जन्म कहाँ हुआ? इज़राइल में, जेरूशलम में, ठीक है जी। जेरूशलम से क्रिश्चियनिटी बेसिकली निकलती है। क्यों? यहाँ पर फिर इसके बाद जो है आने के बाद लगभग 600 साल के बाद फिर यहाँ पर वो आ गए, यहाँ पे इस्लाम का जन्म हो गया। इस्लाम का जन्म स्थान भी यही है। ये जो एरिया है आपका, ये बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन है अगर रिलीजन की बात करेंगे, ठीक है जी। अब क्रिश्चियंस का और इस्लामिक पीपल्स का आपस में बहुत गहरा द्वंद्व चल रहा है, ठीक है जी। क्रिश्चियन क्रूसेड शुरू हो चुका है, ठीक है जी। अब क्या होता है, इसको हटा ही देता हूं। अब जो क्रिश्चियन पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, अब वो उत्तर की तरफ भागते हैं। उत्तर में क्या है? यूरोप है, ठीक है जी। ध्यान रखना, यूरोप या फिर यूफोरिया या फिर यूटोपिया, ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो अलगाववाद को दर्शाती हैं। देखो, यूरोप और एशिया जुड़ा हुआ है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। बस क्या है, हिपोक्रेसी से जनित है कि हम जो लोग हैं सुपीरियर हैं, यूरोपियंस एशियन ही है बट सुपीरियर काइंड ऑफ एशियंस। डन हो गया, सिंपल। यूरोप में अपना खुद का रिलीजन है, पुराना रिलीजन जो पूरे पृथ्वीलोक पे एक ही था। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अब बहुत बड़े लेवल पर कन्वर्जन कर रहे हैं। जो भी इनके सामने आ रहा है खत्म। समझ पा रहे हो, ठीक है जी। अंध युग में चला गया पूरा यूरोप, इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं क्रिश्चियंस, ठीक है जी। अगर इस तरफ आ रहे हैं तो यहां पर लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब क्या है, धीरे 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 एरिया, क्योंकि ये जंगल का एरिया और छोटे छोटे कबीले कुबीले बसे होते थे यूरोप के अंदर, ठीक है ना। ज्यादा क्या, बिल्कुल भी डेवलप नहीं था ये, ठीक है जी। तो क्या है, धीरे 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 क्रिश्चियनिटी जो है हावी हो जाती है। सब कुछ चर्च के अंदर आ जाता है, चर्च के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है जी। चर्च के कंट्रोल का मतलब सब कुछ चर्च ही कंट्रोल कर रहा है ना। कोई राजा नहीं, कोई कबीले का सरदार नहीं, कोई मुखिया नहीं, ठीक है जी। कोई लॉ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। जिसको चर्च बोल देगा वही लॉ है, जिसको चर्च मना कर देगा वो लॉ नहीं है। चर्च ने एक कोड बना दिया, भाई ये चीज बोलनी है और ये चीज नहीं बोलनी,
इस्लाम से ज्यादा अलग नहीं है, बेसिक कंसेप्ट सेम है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ठीक हो गया, बेसिक डॉक्ट्राइन सेम है, धरती चपटी से लेकर, ठीक है ना। इस्लामिक लोग या फिर मुसलमान मुसलमान काफिर बोल देते हैं, काफिर कह के मार देते हैं, क्रिश्चियन नॉन बिलीवर कह के मार देते हैं। ठीक है, नॉन बिलीवर या डिसबिलीवर है ये। ठीक हो गया, सिंपल। चर्च ने सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। चर्च लोगों के घरों के अंदर चला गया है, ठीक है जी। और अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं तो मैंने लगभग 5 से 6 साल पहले रिनाइसेंस के ऊपर एक किताब पढ़ी थी, ठीक है जी। भाई साहब बहुत पोल खुली हुई है उसमें, क्रिश्चियनिटी और यूरोप की बहुत बुरे तरीके से पोल खोली हुई है, ठीक है जी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक बार चर्च ने ये आदेश दे दिया कि आप पूप करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है जी। और सबको आदेश दे दिया कि आपका जो पखाना है, यानी जो बाथरूम या फिर जो भी लेटरिन बाथरूम है, वो आपके ड्राइंग रूम में होगा, ठीक है जी। कभी देखना कोई अगर सच्चा हिस्टोरियन आपको मिल जाए भाई साहब, वो ऐसी ऐसी चीजें बताएगा, आप बैठ के रोटी नहीं खा सकते हो, ठीक है जी। डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, ठीक है जी, और पखाना जो ओपन वाला जैसे बाल्टी डब्बा डुब्बा टाइप है, ठीक है जी। एक वो सरदार मुखिया है उस घर का, वो वहां पे पोटी कर रहा है, ठीक है जी। अब सीन क्या है, फिर रूल बना दिया, आप एक ही बार जो है पखाना जो है घर के बाहर डालोगे, ठीक है जी। अगर दिन के अंदर पखाना आप घर के बाहर में लिया तो हम जो है आपको आग लगा देंगे। चर्च के रूल बहुत खतरनाक होते थे, सीधा आग लगा देते थे, झाड़ी लगा के फूक देते थे। क्या बोलना है, डिसबिलीव तो बोलना है। इस्लामिक जो जुनूनी हुजूम है उसको किसी को मारने के लिए इतना ही काफी कि ये काफिर है। समझ पा रहे हो, डन। अब क्या होता है, लोग भैया बहुत परेशान हो चुके हैं चर्च, ठीक हो गया। हर जगह गृह युद्ध जैसी स्थितियां छिड़ी हुई हैं, छोटे छोटे रिवोल्ट होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, ठीक हो गया। लोग हो गए भैया बहुत ही ज्यादा परेशान। चर्च ने इतना कंट्रोल कर लिया है, कई फसलों को तो उन्होंने क्रिश्चियन बोल दिया है, कई फसलों को, कई बीजों को उन्होंने नॉन क्रिश्चियन बोल दिया है। ये देखा होगा ना, फलाना फलाना फ्रूट जो है ये हलाल है, फलाना फ्रूट हराम है, ये क्रिश्चियनों के साथ भी यही बीमारी, ठीक है जी। सिंपल हो गया भाई, ये क्रिश्चियन है, ठीक है, इट इज मतलब ये अलाउड है, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। धीरे धीरे उनकी जो फसलें हैं वो भी खराब हो गई, उनके जो भी राज्य का सिस्टम था, जो भी मोनार्की थी, सब कुछ ढह गया, ठीक हो गया। अब लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, चर्च के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ ना चीज समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। लोगों ने चर्च के खिलाफ ही जो है अब जाना शुरू कर दिया है। अब चर्च को लगता है भाई हमारा सपना तो पूरी दुनिया को फतेह करने का है, ठीक हो गया, सही। वो तो नहीं होगा, हमने बड़ी मुश्किल से पूरे यूरोप को कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन अगर हम इतनी ज्यादा कंट्रोल इनके ऊपर रखेंगे तो ये तो रिवोल्ट करने लग गए। हम कैसे एशिया में कैसे जाएंगे, हम भारत को कैसे जाएंगे, भारत को कैसे जीतेंगे, 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक हो गया, सिंपल। केओस चल रहा है बहुत ही ज्यादा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। अब क्या कर रहे हैं यूरोपियन, चढ़ दौड़े हैं दूसरे लोगों पर, दूसरी कम्युनिटीज पर, दूसरे रिलीजन के लोगों पर चढ़ दौड़े, ठीक हो गया। क्लैशेस हो रहे हैं अब, ठीक हो गया, सिंपल। अब जो है चर्च के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है, और इस कहीं वापस से घर वापसी ना हो जाए, या फिर यूरोप से क्रिश्चियनिटी गायब ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ले देके सब कुछ वो फेक फूक जो कुछ लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड एक समुद्र है, पृथ्वी केंद्र है, ठीक है जी, बड़ी बड़ी जीवात्माएं घूम रही हैं, ठीक है जी, वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है जी। तो चर्च क्या करता है, थोड़ा सा अपनी जो ग्रिप है उसको लूज करता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ढिलाई छोड़ता है, ठीक है जी, ढिलाई करता है, किसमें, अपनी ग्रिप में। वरना सीन क्या चल रहा है, मेडिवियल पीरियड आ चुका है, अब गॉड मेड लॉ के अंदर रिलीजन घुस चुका है। बुढ़िया थोड़ी देर पहले गॉड मेड लॉ को कह रही थी डिवाइन, अब ध्यान रखना, अब ये गॉड मेड तो नहीं रहा है, अब यह लॉ डिवाइन हो चुका है, इसमें टिलिस्म आ चुका है, ठीक है ना, सिंपल। डिवाइननेस समझते हो, या फिर क्रिश्चियनिटी का डिवाइननेस क्या है, आईपीसी या फिर बीएनएस में आता है, हिकलिन टेस्ट सुना किसी ने, अश्लीलता के ऊपर एक हिकलिन टेस्ट आता है,
क्रिश्चियन लॉ बोलता है कि अश्लील चीज नहीं होती, अश्लील दिमाग होता है। किसका? जो वो अश्लील चीज देख रहा है। ठीक बात है? सोचो बताओ, ठीक बात है? कोई आदमी बोलेगा यार ये बड़ी वल्गर सी चीज है, तो जैसे भाई क्या है वल्गर स्टेटमेंट दे रहे हो। अब सामने वाला जो है ज्ञान पेलने लग जाए, क्या तेरा दिमाग वल्गर है, जिसके कारण तुझे हमारी स्टेटमेंट वल्गर लग रही है। बताओ ठीक बात है या गलत बात है? गलत बात है। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट यह टेस्ट एब्सोल्युटली फेल कर चुका है, क्योंकि यह अश्लील चीज देखने वाला एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। ये आईपीसी ध्यान रखना, बीएनएस सिलेबस में है, ये आएगा एक टेस्ट। छोटा बच्चा भी है, जिस बच्चे को पता ही नहीं कि सामने वाली जो चीज देख रहा है वो अश्लील है या फिर शलील है, जो भी है, लेकिन माइंड को तो उसके भी करप्ट कर देगी। और एक छोटे बच्चे के माइंड को जितना वो चीज करप्ट करेगी, मैच्योर आदमी के माइंड को नहीं करेगी। बट चर्च ने क्या किया, भाई ये सब कुछ डिवाइन है, धरती चपटी है, डिवाइन लॉ है। खबरदार अगर किसी ने ये बोला कि धरती गोल है, जो धरती गोल बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये डिसबिलीवर है, क्योंकि इसने हमारे डिवाइन लॉ को ब्रीच कर दिया है। समझ पा रहे हो? कल जैसे हमने डिस्कस किया था, गैलीलियो वो बच गया, सरवाइव कर गया, ठीक हो गया, वरना गैलीलियो को भी आग लगा देते। ठीक है ना? सैकड़ों हजारों लोगों, और इन लोगों को जो साइंस की बात करते थे, जो साइंस को ऊपर बताते थे और चर्च को नीचे बताते थे, चर्च बुरा मान जाता था भैया, फूक डालता था। ध्यान हो गया? सिंपल। अब ध्यान रखना, अब गॉड मेड लॉ नहीं, अब डिवाइन हो चुका है। डिवाइन समझ गए? मैं अगर बाइबल लिख दूं तो ऑफेंड तो नहीं हो रहे? ठीक है ना? बाइबल घुस चुकी, बाइबल जो कहती है वही लॉ है। ठीक हो गया? बाइबल ने कह दिया है नॉन बिलीवर से नफरत करनी है। क्यों करनी है, कैसे करनी है, बस करनी है। समझ पा रहे हो? बस करनी है। जैसे ही आप डिसबिलीव करोगे या जैसे ही सवाल उठाओगे, वैसे ही ब्रीच बना के आपको पनिश कर दिया जाएगा। अथॉरिटी आ चुकी है चर्च के पास, बहुत बुरे तरीके से पूरी की पूरी यूरोपियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। सामाजिक ढांचा पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। ठीक है जी? इन्फेस्टेशन को परमिशन दे दी गई है, एक ही घर के अंदर भाई बहन। ठीक है जी? बुरा हाल हो चुका है। ठीक है जी? फिर चर्च क्या करता है भाई, लूज करता है ग्रिप। ठीक है जी? क्योंकि यूरोप की नेवी जो है बहुत स्ट्रोंग हो चुकी है। नेवी स्ट्रोंग कैसे हुई है, इतना बुरा हाल कर रखा है जमीन के ऊपर कि जो यूरोपियन लोग हैं वो भैया कश्तियां बना बना के, बड़े बड़े जहाज बना बना के, और भाई समुद्र में निकल पड़े हैं। ठीक है जी? सीन क्या चल रहा है, 666 बीसी में, ठीक है जी, इस्लाम का जन्म हो चुका है। क्रिश्चियनिटी इस्लाम से पहले आई है, लेकिन इस्लाम क्रिश्चियनिटी से ज्यादा जल्दी फैला है। ठीक है जी? और ध्यान रखना, व्यापार का एक ही केंद्र था। ये लो जी, ये सीरिया कहाँ है, सीरिया सीरिया, ये देखो जी, ये तुर्की और ये सीरिया, और ये आ जाओ सुमात्रा, जावा, फिलीपींस। ठीक है जी? और ये है इंडिया आपका पुराना। ठीक है जी? अगर किसी ने व्यापार करना है, किसी सभ्यता ने खाना कमाना है, किसी देश ने व्यापार करना है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ सेंटर है, इंडिया। ठीक है जी? पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, वास्को डी गामा ने खोज कर दी इंडिया की। पहले किसी ने खोज नहीं करी हुई थी क्या? फिर हम दूसरी तरफ ये भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां यूनिवर्सिटियां बनी हुई है कि लोग विदेशों से पढ़ने आते थे। अरे कमाल की बात है, खोज ही 1600 की हुई है, तो फिर समझ पाते हो कितनी हिपोक्रेसी है? अब क्या है, इधर से बाया जमीन वो आ नहीं पा रहे हैं हिंदुस्तान में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि पूरा इस्लाम फैल चुका है। ये देखो, ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, कतर, ठीक है जी, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब कुछ, ये शिनजियांग, ये सब कुछ इस्लामिक कन्वर्ट हो चुका है। यहां पर लड़ाई चल रही है। ठीक हो गया? सिंपल। अब जैसे ही क्रिश्चियन इधर आते हैं तो मुस्लिम उनसे जजिया लेने लग जाते हैं। तो क्या करा, सब कुछ समुद्र में आ गया यूरोप का। अब समुद्र की तरफ से उन्होंने रास्ता खोजना शुरू कर दिया है कि भाई इंडिया में कैसे जाएं, क्योंकि भूखे मर रहे हैं। ठीक हो गया? सिंपल हो गया हिसाब किताब। अब क्या है, चर्च ने देखा भाई अगर पूरा यूरोप समुद्र में चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियनिटी तो मानी नहीं, क्योंकि ये ऐसे लॉज है, मानेगा कौन? ठीक हो गया? तो उन्होंने अपनी ग्रिप लूज कर दी है। अब ग्रिप लूज करने से क्या होता है,
चलो पॉइंट वाइज कर लेते हैं। नंबर वन लिखो, डेवलपमेंट कर रहे हैं हम मेडिवल पीरियड की, लिखो नंबर वन, या फिर नंबर डालने की जरूरत नहीं है, लिखो सेंट एक्विनास कब, 1225 टू 1274, है ना, ये तो 1 to 10, यानी ये एडी की बात कर रहे हैं, 1225 से 1274 एडी। ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका, मेडिवियल पीरियड का, मेडिवल पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी या फिर नेचुरल लॉ। क्रिश्चियनिटी को एक बात बड़ी पक्की आती है, जिस समाज के अंदर इन्वेड करना है वो उस समाज के जैसे दिखने लग जाते हैं। आप जैसे, यहाँ तो खैर इतना नहीं है खौफ, लेकिन जैसे आप जैसे कबायली इलाकों में जाओगे या पूर्वोत्तर में जाओगे तो कहीं पे जीसस को वो क्या होता है, सितार, सरस्वती सितार रखती हैं, ठीक है ना, जीसस के 4 हाथ निकले हुए हैं, ठीक है जी, एक हाथ के ऊपर वेद पुराण है, ठीक है जी, दो दो हाथों में वो है, क्या बोलते हैं, सितार की जगह गिटार पकड़ा दिया और एक हाथ के अंदर वो माला पकड़ाई हुई है। बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो आदिवासी उसको लग जाए, अरे भाई ये है सच्चा भगवान, पढ़ाई सरस्वती से नहीं आएगी, जीसस से आएगी। ठीक हो गया, डन हो गया। चलो, ये अब गॉड मेड लॉ के साथ मर्ज करने की कोशिश शुरू होगी। सेंट का मतलब सीधा सिंपल पता होगा ना, मिशनरी से निकला है। ये पूरा एक संस्था है जो किसी मनुष्य को सेंट की उपाधि देती है। इस पूरे पृथ्वीलोक पर सिर्फ एक ही संस्था ऐसी है क्रिश्चियन के अंदर, ठीक है ना, जो किसी भी मनुष्य को सेंट की संज्ञा दे सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं। कहाँ, वेटिकन, रोम, पॉप। ठीक हो गया, सही। जीके क्वेश्चन है, सेंट ऑफ गटर किसको कहते हैं, बाय द वे गटर ये इंडिया को कह रहे हैं, सेंट ऑफ द गटर्स, मदर टेरेसा, ठीक है ना, आजकल पोरपटिया खुल रही है, चलो जाने दो। चलो जी आगे आ जाओ। ये देखो, ये अब जो है लॉ को डिफाइन कर रहा है, या नेचुरल लॉ थ्योरी को डिफाइन कर रहा है। लिखो जरा, लिखो, लॉ इज एन ऑर्डिनेंस, थोड़ा इसको मंदा कर दूं, है, थोड़ा कम कर दूं, बोलो, मेरे को थोड़ी ठंड लग रही है। ओह, लिखो, लॉ इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजंस फॉर द कॉमन गुड मेड बाय हिम। हाँ जी, फॉर द कॉमन गुड मेड बाय हिम who has the care of the community and promulgated, promulgated, promulgated through reasons। ये क्या कहता है कि ये जो कानून है जी, लॉ है ना, वो एक अध्यादेश के जैसा है। किसका, कारणों का अध्यादेश। ये किस लिए है, पूरे समाज के कॉमन पॉजिटिव या कॉमन गुड के लिए, भले के लिए है। किसके द्वारा है ये, हिम के द्वारा है। कोई हिम है, ठीक है ना, हिम बताऊंगा कौन है, ठीक है जी। हिम कौन है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है बेसिकली केयर की, कम्युनिटी की, ठीक है जी। और ये कैसे प्रोमुलगेट, कैसे आगे बढ़ता है, यह रीजन से ही आगे बढ़ता है। ये हिम लिख लो नीचे, हिम कौन है, हिम इज इक्वल टू रीजन, रीजन कारण। ये नीचे हिम लिख लो जरा, एक्सप्लेनेशन के जैसे बना लो, हिम अपनी लैंग्वेज में लिख लो, वह व्यक्ति
जो पूरी सोसाइटी या पूरे समाज का भला चाहता है। ठीक हो गया। अब सेकंड एक्सप्लेनेशन लिख लो, ये कॉमन गुड क्या है, ये गुड लिख लो, गुड गुड क्या है, इज इक्वल टू, ध्यान रखना, अब गुड क्या है बैड क्या है, गुड और इविल क्या है ये चर्च बताएगा आपको। यानी क्या कह रहा है सेंट एक्विनास, ये बोल रहा है कि अगर लॉ बनाना है तो गुड और बैड का रीजन चलेगा, गुड और इविल का रीजन चलेगा, ठीक है जी। और वो रीजन कौन बताएगा, रीजन हम बताएंगे, चर्च बताएगा, ठीक है जी। लिख लिया, गुड गुड इज इक्वल टू, लिख लो एक कोटेशन, लिखो, गुड शुड बी परसूड एंड द इविल, शैतान, गुड शुड बी परसूड, PURSUED, परस्यू मतलब पीछा करना, फॉलो करना, गुड शुड बी परस्यूड एंड द इविल, EVIL, इविल शुड बी अवॉइडेड, है ना। जैसे इस्लाम में है शैतान हावी हो गया, शैतान से बचो, ऐसे क्रिश्चियनिटी में क्या, सेटन से बचो, इविल से बचो, ठीक हो गया। इविल या फिर सेटन या फिर शैतान कौन है, ये पर्टिकुलर संस्थाएं बताएंगी, गॉड मेड लॉ नहीं है, नाउ इट इज अ डिवाइन लॉ, ठीक हो गया, सिंपल। आओ जरा देखो, अब लॉ के अंदर किस प्रकार का करप्शन आया है, किस प्रकार की मिलावट आई है, चार तीन निकालो, सिंपल। पहले पॉइंट पे क्या था, लॉ ऑफ गॉड था, ठीक हो गया, सिंपल, यस नो। अब क्या हो गया है, जिसको हम क्या कह रहे थे, नेचुरल लॉ भी कह रहे थे, अब क्या हो गया है, डिवाइन लॉ आ गया है भैया, ठीक हो गया। ध्यान रखना, कोई भी समाज जो एक किताब से चलता है और उस समाज के अकॉर्डिंग वो किताब के अंदर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो डिवाइन है, ध्यान रखना, वो समाज ढह जाएगा, उस समाज के अंदर वो डिवाइन लॉ ढह जाएगा। क्या करना पड़ेगा लास्ट में, लास्ट में पॉजिटिव लॉ पिक्चर में आ ही जाएगा। पॉजिटिव लॉ क्या है, मैन मेड लॉ, ठीक है ना। डिवाइन लॉ मैं जैसे मुस्लिम लोग कराते समय बताते ना आपको, किताबिये, किताबिया होना, अपने आप में डिवाइन लॉ का होना आपको दर्शाता है। कोई किताब लिखी हुई है जिसके अंदर ये इल्म लिखा हुआ है, कितने के बारे में बात करती है किताब, ठीक है। या फिर सीधा सिंपल लिख लो, लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स, ये नेचुरल लॉ क्या था, नेचुरल लॉ में देखो, लॉ बेस्ड ऑन रीजंस, और लॉ ऑफ गॉड क्या है, लॉ ऑफ गॉड है आपका एटर्नल लॉ, अनंत लॉ है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ये अंदर है सबके। डिवाइन लॉ स्क्रिप्चर से आया है, लिखावटों से आया है डिवाइन लॉ। पॉजिटिव लॉ तो देखो जैसे आज हमारे देश में लॉ बन रहा है, ये पॉजिटिव लॉ है, ये मैन मेड लॉ है। डन। नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर स्टार डालो, बहुत क्वेश्चन आते हैं, लिखो पीरियड ऑफ रेनेसेंस, RENIASSANCE, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण देखना कैसे लिखना है, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या, पुनर्जागरण, ठीक है ये, ठीक है, पुनर्जागरण, पुनरोदय, ठीक हो गया। अपने को देखो, सीधी सिंपल सी बात है, ये पता लग गया यूरोप के हालात भैया बहुत माड़े हैं, ठीक है। जिसने चर्च से हटके बात बोल दी,
बस वो चर्च के टारगेट पे आ गए। ठीक हो गया, इनफेडाइल हो चुका है वो। हाँ, ठीक हो गया हिसाब किताब। चलो, ये पीरियड आपका चलता है 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी। इस समय के अंदर चर्च को स्टेट से अलग करने का काम शुरू हो चुका है। ध्यान रखना, बाइबल ही स्टेट है। ठीक है जी, 14th सेंचुरी तक बाइबल ही स्टेट है, बाइबल ही साइंस है, बाइबल ही ज्योग्राफी है, बाइबल ही रिलीजन है, बाइबल ही गुड बैड इविल सैटन एंड गॉड, सब कुछ बाइबल ही है। ठीक हो गया, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बाइबल ही है। और मुसीबत क्या है, अगर बाइबल में जो लिखा है थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया, समझ गए, डन, ब्लेस्फेमी हो चुकी है। और ब्लेस्फेमी की एक ही सजा सर्कमसिशन। ठीक है जी, सिंपल। खैर इस्लामिक के अलावा तो उनके पास तो बहुत भयानक भयानक सजाएं होती थी। ठीक है जी, सबसे भयानक सजा ये हिस्ट्री के अंदर बुक्स के अंदर आप देखोगे तो क्या है, बेसिकली एक पीतल का बहुत बड़ा सांड बनाया होता है। ठीक है जी, उसके अंदर जैसे उसका पेट खोल के अंदर आदमी डाल देते हैं और उस पीतल के सांड के नीचे आग लगा देते हैं, वो भाई साहब वो तंदूर बन के मरता है, बहुत गंदी मौत मरता है। ठीक है जी, चलो, डन, डन, काम शुरू हो चुका है। नंबर टू, चर्च को लिटरेचर से भी अलग कर दिया है। चर्च कह रहा था बाइबल ही लिटरेचर है, बाइबल से बढ़िया कोई किताब नहीं है, संगीत भी बाइबल है, उपन्यास भी बाइबल है, सब कुछ बाइबल है। जैसे इस्लाम में है संगीत हराम है, अगर संगीत करना है तो कुरान में लिखा है ना, कुरान की आयतें गाओ, अजान गाओ, इसके अलावा कुछ गाया तो मौसीकी हराम है, सिंपल। ठीक है, चर्च और लिटरेचर को अलग करने का काम शुरू हो चुका है। चर्च भी अब डर चुका है और उसने ग्रिप अपनी लूज कर दी है। ठीक हो गया, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है और सबसे बड़ा कारण क्या है कि चर्च डर क्यों गया है। चर्च ने एक तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बना दिए। ठीक है जी, इधर से चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया, पहले क्रिश्चियन पीपल ने जाकर चंगेज खान को छेड़ा, फिर चंगेज खान ने खबर ली, और चंगेज खान सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं रुका, वो पूरा यूरोप इन्वेड कर दिया उसने। ठीक है जी, जो बुक मैंने पढ़ी थी उसके अंदर रेनेसांस के अंदर सबसे बड़ा रोल चंगेज खान का बताया गया। ठीक है जी, चंगेज खान त्रिदेव की पूजा करता था। ठीक है जी, चंगेज खान के आने के बाद ट्रिनिटी आ गई क्रिश्चियनिटी में, और लोग चर्च को कोसने लगे, अबे तुम तो बहुत पावर पावर दिखाते हो, किसी को भी मार देते हो, तुम वहां बोलते ही नहीं, तुम्हारे सारे मिशनरी भाग गए, तुम 2 मिनट में मोंक बन गए वहां पे। ठीक है ना, पहाड़ों में भाग गए, गुफाओं में जाके रहने लगे, ये क्या बकवास है। अब चर्च को लगा भाई या तो हमको अपनी ग्रिप लूज करनी पड़ेगी, ठीक है जी, यहाँ वहां ध्यान भटकाना पड़ेगा, वरना क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने डिसबिलीवर नॉन बिलीवर, ठीक है जी, उनको मारो उनको काटो उनको लूटो का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। ठीक हो गया, सिंपल, चलो। अब इसी पीरियड को, ये जो ग्रिप लूज हुई है, इसी पीरियड को पीरियड ऑफ रिनाइसेंस बोल रहे हैं, पुनर्जागरण यहीं से ही शुरू हुआ है। ठीक है जी, विलियम शेक्सपियर आ चुका है। ठीक है जी, वरना ध्यान रखना, चर्च के पीरियड में अगर कोई उपन्यास लिखता है तो वो एक चुड़ैल है, वो एक डायन है, फूक दो उसको। किसी ने चित्रकारी बना दी, ये तो डायन है, फूक दो, फूक डालो उसको। ठीक हो गया,
ठीक है जी। और अब लूज ग्रिप और लूज होने से क्या हुआ है भाई, साइंस और चर्च अलग हो चुका है। ठीक है जी, जियोग्राफी और चर्च अलग हो चुका है। ठीक हो गया। और फिजिक्स और जो चर्च है वो भी अलग हो चुकी है, वरना सब कुछ चर्च ही था, ध्यान रखना। अब यूरोप के अंदर एक समाज का डेवलपमेंट हो गया है, और वो कैसा समाज है, रीजनिंग बेस्ड समाज है। ठीक है जी। अब वो चर्च से पूछने लग जाते हैं। और ध्यान रखना, ये रिनाइसेंस का पीरियड अभी तक चल रहा है। आप लगातार ये खबर सुनते हो कि फलाने देश के अंदर क्रिश्चियनिटी में का इतनी गिरावट आ चुकी है, चर्च बिक चुके हैं, उनकी जगह पे मंदिर खुल चुके हैं, इसको पता नहीं कितने चर्च जो ग्रैब कर चुका है। खत्म। नोबडी बिलीव्स। सिंपल। ठीक है जी, ये आज तक चल रहा है। और अंधविश्वासों से यूरोप को मुक्ति मिल चुकी है। इधर से अब साइंस वाइंस चर्च से अलग हुआ है, तो साइंस डेवलप भी हो गया है। ठीक है जी। यूरोपियंस को अब बारूद, यूरोपियंस के हाथ में बारूद हाथ लग चुका है। डिस्काउंट डिस्काउंट बंदूकें बननी शुरू हो चुकी हैं, तोप बननी शुरू हो चुकी हैं। ठीक हो गया। सिंपल। बारूद का फॉर्मूला पहुंच चुका है उनके पास। ठीक है जी। लिखो पहला नाम, ह्यूगो ग्रेशियस। HUGO ग्रोशियस या फिर ग्रेशियस, GROTIUS। 1583, 1645। देखो फिर से वही बात है, नेचुरल लॉ स्कूल बना। ठीक है जी। फिर उसके अंदर मेडिवल पीरियड के अंदर गड़बड़ हुई, रिलीजन घुसा, नेचुरल लॉ लॉ स्कूल ढह गया। ठीक है जी। अब पीरियड ऑफ रिनाइसेंस आया, दोबारा से नेचुरल लॉ स्कूल ऊपर आ रहा है। दोबारा से वही गॉड मेड लॉ और क्या बोलते हैं, नेचुरल रीजनिंग बेस्ड जो लॉ है वो अब आने लगा है दोबारा से। ठीक है जी। बट ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्रिश्चियनिटी गई नहीं है। गॉड मेड लॉ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूरोप का पुराना नकली गॉड अलग है, यूरोप का नया असली गॉड क्रिश्चियन गॉड अलग है। जो यूरोप का नया गॉड है वो यूरोप के पुराने गॉड और गॉडेसेस से नफरत करता है। तो ध्यान रखना, वो नहीं कहेंगे कि इसको नेचुरल स्कूल बोले या गॉड मेड लोग, वो नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, 18वीं सदी में ऑस्टिन भी आ चुका है। ठीक है जी। ऑस्टिन के आने तक लॉ की डेफिनेशन को अलग कर दिया गया है, ध्यान रखना। नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है ना, गॉड मेड लॉ नहीं बोलेंगे, हाँ रीजनिंग बेस्ड जरूर बोलते हैं। ठीक हो गया। इसी कारण से जो भी ह्यूगो ग्रोसियस जो लॉ बता रहा है, उसको बाद में इंटरनेशनल लॉ क्या कहा गया। ठीक है जी। लॉ नहीं कह रहे इसको, इसको इंटरनेशनल लॉ कह रहे हैं। इसी कारण से ह्यूगो ग्रोशियस को बेसिकली फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोला गया है। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसी ने दिया है। ये कहता है कि जो पूरे विश्व के अंदर मानव समाज के अंदर जो सही और गलत का पैमाना है, वही पैमाना होना चाहिए यहां भी। लेकिन वो पैमाना नहीं होगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का, मान लो, ध्यान रखना, ग्रिप लूज करिए, ग्रिप छोड़ी नहीं है। ठीक हो गया। सिंपल। चलो, ये क्या कहता है, ये बोलता है कि राजा को, लिख लो अपने अपनी लैंग्वेज में लिख लो, राजा को हर हाल में ओबे करना होगा। राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा हर हाल में। राजा को ओबे करो हर हाल में। और एक चीज प्लस करता है, क्योंकि राजा भी नेचुरल लॉ से बाउंड है। यानी भाई राजा तो बना दिया,
ठीक है जी। अब राजा राजा का मतलब कर्तव्य ये नहीं है दूसरे राजाओं से लड़ाई करता रहेगा, उसको शांति बना के रखनी है। इसी से ही विश्व शांति आएगी। यानी एक सेट ऑफ रूल्स ऐसे भी हैं जो राजा फॉलो करेगा। राजा इंटरनेशनल लॉज फॉलो करेगा, और राजा जो लॉ बनाएगा उसको उसकी प्रजा फॉलो करेगी, वो स्टेट फॉलो करेगा। ठीक हो गया? सिंपल है हिसाब किताब। यस नो? ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट बंदा लिखो, थॉमस हॉब्स। 1588 से लेकर 1679 एडी तक। इसने सीधा सिंपल बोल दिया है। इसने क्या कहा है, लिख लो, नेचुरल राइट्स, एनआर लिख रहा हूं, नेचुरल राइट्स फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ये नेचुरल राइट है। नेचुरल लॉ क्या कहता है? नेचुरल लॉ नेचुरल राइट्स देता है। और नेचुरल राइट क्या है? अपने शरीर, अपना और अपने परिवार के शरीरों की रक्षा करो, उनकी बॉडीज की रक्षा करो, और अपनी और दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा करो। सिंपल? सही? सिंपल है। चलो देखो, बेसिकली इसने तो बिल्कुल अलग कर दिया है। अब किस किस चीज को अलग कर दिया है भाई? रिलीजन और चर्च को अलग कर दिया है। सॉरी सॉरी, रिलीजन यानी रिलीजन, चर्च और लॉ को अलग कर दिया है। इसने बोल दिया भाई नेचुरल लॉ पे बनेंगे लोग, अब नेचुरल राइट्स पे लॉ बनेंगे। अब चर्च डिसाइड नहीं करेगा। चर्च तो क्या पता क्या डिसाइड कर देगा। ध्यान रखना, उधर से जब हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो इसी कालखंड के अंदर हम क्या इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे। यहां पर हम जूरिस्प्रूडेंस की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? रेड क्रॉस सोसाइटी तो 17वीं शताब्दी में आ चुकी है। ठीक है? सिंपल? सही? तो कंफ्यूज मत होना, ये एक ही साथ चल रही है सारी की सारी चीजें। और इसने एक थ्योरी दी है। सबकी थ्योरियां, जो जो थ्योरी और डॉक्ट्राइन और प्रिंसिपल है, सबकी थ्योरियों के ऊपर स्टार लगा लेना, उनमें से सवाल आएगा। लिखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है जी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक मानव जो है किसी समाज का, किसी राज्य का, अपने सारे राइट्स, ऑल राइट्स राजा को सौंप देगा, समर्पण कर देगा राजा के सामने अपने सारे राइट्स का। ठीक हो गया? ये दोबारा से फिर वो आदर्श समाज की परिकल्पना शुरू हो चुकी है। वैसे सोचो, क्या कोई ऐसा समाज है जो अपने सारे के सारे राइट्स राजा को सौंप दे? डिक्टेटरशिप। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एक राजा है और उसकी प्रजा है, ये लोग के फॉर किंग, और इसके नीचे करोड़ों लोग हैं। ठीक है जी। एक का भी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। राजा जब चाहे जिसको चाहे डिस्कियां, खत्म बात। क्या है ये? डिक्टेटरशिप है ये। ठीक हो गया? सिंपल है। सही? इसी कारण से नेक्स्ट का नाम लिखो, जॉन लोके, LOCKE, लोकी, जॉन लोकी। इसका कालखंड लिख लो, 1632 से लेकर 1704। इसने जो हॉब्स का व्यू है, ऊपर वाला जो व्यू है, इसने रिजेक्ट कर दिया है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है ना,
किसने दिए हैं? थॉमस हॉब्स ने। ठीक है ना, याद कर लो, हॉब्स हॉब्स दे रहा है किस चीज की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की होप दे रहा है कि आप सब कुछ राजा को समर्पण कर लो और आशावादी रहो। ठीक है ना। जॉन लोकी ने इस कॉन्ट्रैक्ट की, सोशल लॉ थ्योरी के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लॉक लगा दिया, किसने? जॉन लोकी ने। ठीक है जी। ये क्या कहता है? भाई ऐसा तो कोई समाज हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, राजा बिना प्रजा के नहीं हो सकता। अगर मैं राज्य की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है किसी राज्य के अंदर वो प्रजा है, राजा नहीं है। राजा के पास कितनी ताकत होगी, राजा के पास कितने राइट्स होंगे, वो कितना फ्लोरिश कर रहा है, कितनी सेना है, कितना क्या कुछ काम कर रहा है, इसी के ऊपर डिपेंड है कि उस राज्य के अंदर प्रजा कैसी है। प्रजा बहुत अमीर है लेकिन वो टैक्स ना दे, राजा के पास क्या होगा? राजा झोपड़ी में रह रहा होगा। राजा झोपड़ी में रह रहा है, सड़क बनवा पाएगा? नहीं बनवा पाएगा। ठीक है ना। बताओ सोच के, चौरा का गांव है, मुखिया कौन होगा उसका? नौ मुखिया। क्योंकि चौरा के गांव के ऊपर यदि कभी भी कोई घर हुई होगी तो मुखिया फंसेगा। ठीक है जी। सिंपल। सही हो गया। डन। ये लिख दिया, रिजेक्ट कर दिया उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को। सिंस लिखो, सिंस द पॉपुलेशन और द इंडिविजुअल is the most important element of any state, element of any state, and it cannot be deemed as non-existent. हॉब्स ने तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस बना दिया, राजा ही सब कुछ हो गया। ठीक हो गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से समझना चाहो, चलो ठीक है भाई, राजा बोलेगा भाई टैक्स भर दो, लोग टैक्स भर देंगे। राजा बोलेगा भाई मेरे को जरूरत है, आ जाओ सेना में आ जाओ, लोग सेना में चले जाएंगे। राजा बोलेगा भाई ऐसा करो, सब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और अपनी जिंदगी भी मुझे सौंप दो, नहीं। अपने बाल बच्चों की जिंदगी मुझे सौंप दो, नहीं। कोई भी जो है काम धंधा नहीं करेगा, खाएगा कमाएगा नहीं, पानी नहीं पिएगा, रोटी नहीं खाएगा, कैसे सौंपोगे? राजा तो कुछ भी मांग लेगा, डिक्टेटर तो कुछ भी मांग लेता है, यस नो। ठीक हो गया, चलो आगे। इसने जो एक डॉक्ट्राइन दिया है, इसने डॉक्ट्राइन दिया है इंडिविजुअल लिबर्टी का। ये क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल लिबर्टी है ना, वो कभी भी राजा को नहीं सौंपी जाएगी। ठीक है। लेकिन अब फिर से ही बात आ जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये थ्योरी दे रहा है क्या वो कंप्लीट है? सिर्फ लाइफ का ही तो हक नहीं दे रहे, बाकी सारे के सारे राइट राज्य को समर्पण ही तो करके रखती है प्रजा। यस नो। राजा ने अगर टैक्स लगा दिया तो भरना पड़ेगा। राजा ने क्या किया, अगले साल टैक्स बढ़ा दिया, बढ़ा हुआ टैक्स भरना पड़ेगा। राजा ने उससे अगले साल क्या है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो गया, टैक्स के स्लैब गिरा दिए। हमारे देश में भी होता है, डेमोक्रेसी में भी होता है। एक बार टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, बजट के हिसाब से, बजट ऐसा आता है, टैक्स लग गया, प्राइसेस बढ़ गए, एक बार प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। सिंपल। यानी राइट्स तो सरेंडर हो रहे हैं। ठीक है जी। लिखो नेक्स्ट नाम, जीन रूसो, जीई सॉरी JEAN, जीन रूसो, ROUSSEAU, रूसो। इसका कालखंड लिख लो, 1712 से लेकर 1788। ये देखो, ये सीधा सिंपल बोलता है, देखो ये जो सोर्स, क्या कह रहे हो? पूछ सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो आप देखोगे तो मैं पूरे ऑर्डर से लिखवा रहा हूँ। मैंने जैसे आपको बताया, एक बार मुश्किल आएगा, एक बार इजी आएगा। मुश्किल में तो ये कई बार ऑर्डर ही पूछ लेते हैं कि ऑर्डर में लिखो ये सारे के सारे जूरिस्ट। ठीक है जी। भड़क मत तो इसकी, ये सब याद हो जाएंगी। ये सैटरडे को बताता हूँ कैसे याद होंगे, परसों। अरे बहुत थोड़े हैं। ये किताब उठा के देखोगे ना, 20 20 25 25 लिखे हुए हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं, जो बिल्कुल ही नहीं पूछे जा रहे वो तो हटा ही दिए मैंने सारे। ठीक हो गया। चलो, ये क्या कह रहा है कि देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। लिख लो फटाफट, हिस्टोरिकल फैक्ट लिख के आगे काटा लगा लो। ठीक है, ये पोल पट्टी खोलता है। ये क्या कहता है कि देखो होब्स के अनुसार पुराने समय में मनुष्य बहुत ही लाचार होता था, बहुत पीड़ित होता था। कोई भी इंडिविजुअल बहुत पीड़ित है, उसको कोई भी चाहे जब चाहे वो मार देता था। यूरोप की परिस्थितियां ऐसी थी भैया, जिसका जिस समय मन किया मार दिया। तो फिर आदमी ने क्या करा, आदमी ने अपनी सारी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट को सौंप दी। स्टेट का मतलब राजा को सौंप दी। अपनी सुरक्षा वुरक्षा यानी समर्पण कर दिया राजा के सामने। इसका ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। किसी एक कालखंड के अंदर ही ऐसी परिस्थिति हो सकती है। ये तो जैसे डेमोक्रेसी, इमरजेंसी में भी ऐसा हो सकता है। आदमी क्या करेगा, आदमी सब कुछ अपना जो स्टेट है उसके ऊपर सौंप देगा। ठीक है जी। परिस्थितियों में इवन फंडामेंटल राइट टू लाइफ भी सौंपा जा सकता है। 144 लग गई और सीधा सिंपल आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है मैदान के ऊपर देश के अंदर। ठीक है जी। और 144 या फिर आज की बीएनएस के हिसाब से 163 लग चुकी है। खास तौर से और साफ साफ आदेश है, और किसकी, मिलिट्री की तरफ से आदेश आया है, कोई भी बंदा शाम को 5 बजे के बाद और सुबेरे 8 बजे से पहले सड़क पे अगर दिखाई देगा तो मिलिट्री मिलिट्री के लोग के हिसाब से एनफोर्स करेगी उसको। ये एसडीएम के आदेश की तरह नहीं होगा कि चार बंदे वहां जो कुर्सी डाल के बाहर बैठ गए। ठीक है जी। फिर एसडीएम ने हूटर बजाया, सड़कों के अंदर से निकला जब लोगों ने कुर्सी हटाई और अपने अपने तरफ भागे। ऐसा नहीं होगा, सीधा शूट कर देगी यार। डन हो गया। सिंपल, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी। सिंपल। ठीक है। चलो जी। लेकिन किंतु परंतु ये बात सत्य है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो था, बट वो किंग की इच्छा पर नहीं है, अपितु जनरल विल है वो। और ये जितने भी राइट्स हैं ये राजा को नहीं सौंपे हैं, ये समाज को सौंपे गए। बताओ आदमी झुंड बना के क्यों रहता है? ये शहर एक झुंड है ना, क्यों रहता है? सुरक्षा के लिए। सबसे मोटा कारण है सुरक्षा के लिए। आदमी झुंड में रहेगा तो उसके सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जंगल में जाके तो फिर तो जंगल का कानून है। ठीक है ना। आज जंगल के राजा का हो रहा है कुछ खट्टा मीठा खाने का, तो ठीक है ना, ही विल गो टू इट विल गो टू द जंगल एंड फाइंड अ ह्यूमन। ठीक है ना। लाओ गोलगप्पे खाते हैं, मनुष्य के छोटे छोटे गोल मटोल बच्चे खा लिए। ठीक है ना। क्या करेगा, छोटा सा कबीला बना लेगा मनुष्य, कबीले में रहेगा, कबीले की बाड़बंदी करेगा। ठीक है ना। सिंपल है ना, इसी कारण से रहता है। समाज को सौंपे ना कि राजा को सौंपे। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, यस नो? जीन रूसो जो कह रहा है वो थोड़ा सा सही लग रहा है, ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ध्यान रखो, डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रही है। ये नेचुरल लॉ स्कूल बिल्कुल खत्म कर देंगे, इस तरीके से डेवलप कर करके नेचुरल लॉ स्कूल को, गवर्नमेंट लॉ को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये उसी तरह बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। इसने जो कॉन्सेप्ट दिया है, इसने कॉन्सेप्ट दिया है, लिखो, पीपल सोवरेनिटी, SOVEREIGNITY, सोवरेनिटी। पीपल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। लोग समाज ही प्रभुसत्ता संपन्न है, राजा रुजा कुछ नहीं है।
बिल्कुल ठीक बात है। अगर समाज शक्तिशाली है तो राजा शक्तिशाली है, समाज कमजोर है तो राजा कमजोर है। ठीक हो गया ना? सिंपल। राजा अगर कमजोर है तो वो समाज को नहीं बदल सकता। अगर समाज शक्तिशाली है, राजा कमजोर है, तो समाज क्या करेगा? उस राजा को चेंज कर देगा। यस नो? लेट्स से एक लुमचुर सा बिल्कुल राजा है, ठीक है जी, वो टिकटॉक पे बैठ के वीडियो बनाता रहता है, समाज की तरफ देश की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, ठीक है जी। समाज शक्तिशाली है, समाज के अंदर जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? अबे क्या है, क्या घुच्चू सा बैठा हुआ है ये सारा दिन, ये रील्टा क्यों बैठा हुआ है वहां पे, हटाओ इसको, इस दूसरे को बनाओ। राजा की फैमिली के अंदर देखें कोई योग्य है तो ठीक है, वरना पूरा परिवार चल मेरा भाई हट जा, तू सामंत हो जा, यू शैल नॉट बी द किंग। ठीक है जी। किंग कोई जिम्मेदार बनेगा पुरानी थ्योरियों के हिसाब से। ठीक है ना? बुद्धिमानी किंग बनेगा। सही। ये देखो, बहुत मोटा पॉइंट है, पीपल सोवर्निटी पर ही बेस्ड होकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया है। फ्रांस के अंदर लो था क्या, बड़ा बेटा और अमीर ही राजा बनेगा, ये छोटे बेटे और गरीब कहाँ जाएंगे? तो फ्रांस के अंदर पूरी एक रिवॉल्यूशन चली, पूरा उनका जो हिरार्की और जो राजा प्रजा सिस्टम होता था, पूरा का पूरा शिफ्ट और चेंज हो गया, बिल्कुल पलट दिया गया समाज। अब सिर्फ जो योग्य है, ना छोटा ना बड़ा, जो योग्य है वो बनेगा, वो संभालेगा बागडोर। ठीक हो गया? हुई? ठीक है, चल आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। इमैनुअल कैंट, स्टार लगा लेना। इसका कालखंड लिख लो, 1724 से 1804 एडी। ये भी, इसकी भी जो थ्योरी है, यह भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। हाँ, बस ये अलग चीज क्या कह रहा है, ये सिर्फ बोलता है कि जी जो रीजंस है ना जी, रीजन या फिर रीजंस, ये बेसिस रहेंगे किसका? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। भाई टैक्स क्यों दे? एक इंडिविजुअल ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, 100 रुपया कमाया, उसमें से 18 रुपए स्टेट या फिर राजा को टैक्स क्यों दे? रीजनिंग है इसके पीछे। क्या रीजनिंग है भाई? इस समाज के अंदर 1 करोड़ लोग रहते हैं, अगर आप हमको इंडिविजुअली 18-18 रुपए का दोगे तो 18 करोड़ रुपया हो जाएगा। हम 18 करोड़ रुपए से सड़कें बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अकेडमीज बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। ठीक हो गया? बताओ कैसा रीजन है? रीजन कैसा है? बढ़िया रीजन है? यस नो? टैक्स क्यों देते हैं? हमारी डेवलपमेंट के लिए देते हैं टैक्स। ये जो सड़कें वगैरह बनती हैं, एयरपोर्ट वगैरह बनते हैं, ठीक है जी, आजकल तो बहुत आते हैं ना, सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, सबसे लंबा ट्रैक बना दिया, ठीक है जी। भाई कहाँ से? मेरठ से अब वो प्रयागराज, कितना, 6 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, आप सीधा अ, मेरठ, हाँ तो दिल्ली लगा लो लगभग, कितना 40 मिनट आगे, ठीक है जी, दिल्ली से सीधा प्रयागराज 6 घंटे में जा सकते हो। ठीक है जी, लोगों को जरूरत थी इसलिए एक हाईवे बना दिया। ठीक है जी। अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी, सरकार को बोल ही नहीं पाएंगे, सरकार को किसी हिसाब से क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ही ऐसी है, यूजलेस पॉपुलेशन, चाइनीज पॉपुलेशन है। ठीक हो गया? सिंपल। लोग अमीर हो जाएंगे, देश गरीब हो जाएगा। देश गरीब हो गया तो लोगों की अमीरी कोई फायदे की नहीं होगी, कोई भी बाहर का आक्रमण करेगा, पूरे समाज को लूट जाएगा, चला जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। ठीक हो गया? सही। इसी टैक्स के पैसे से ही हम जो आर्सेनल का डेवलपमेंट है, ठीक है जी, वो सब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है? ये देख पा रहे हो जितना टैक्स, अभी ये रिपोर्ट पढ़ना, पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ना, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, पर्टिकुलर वी, बेसिकली अगर मैं अपने देश की बात, वी हिंदू पीपल्स,
जो हिंदू सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी है, ठीक है जी, वो अमेरिका में सबसे ज्यादा टैक्स देती है। ठीक है जी। अमेरिका के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है। डन हो गया। सही। अभी रिसेंटली किसी ने देखा हो, ये न्यूक्लियर जो वेपन होते हैं, ये ट्रीट या फिर इनको यूज करने की पॉलिसी में पूरा शिफ्ट आ चुका है देश की, पता है किसी को? पहले नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी थी, अभी शांति काल चल रहा है। 9 जगहों के ऊपर जो न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल है वो स्थापित किए जा चुके हैं, एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। अब फर्स्ट स्ट्राइक भी कर सकता है देश। रिटेलिएशन में था पहले। अगर किसी भी देश ने, whosoever, यू मे बी दी पाकिस्तान, यू मे बी दी अमेरिका, यू मे बी दी कंप्लीट यूरोप, अगर आपने इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, तो हम सेकंड यानी मेन और फाइनल स्ट्राइक करेंगे, और आपको ये जो खुशी मनाते हैं ना जीत की, खुशी मनाने लायक कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब शिफ्ट हो चुका है, हम पहला यूज भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर यदि टैक्टिकल वेपन है, यदि डेटरेंट के लिए यूज होता है, तो अब असली डेटरेंट आ चुकी है। ठीक हो गया। ये कैसे आ रहा है? क्योंकि देश शक्तिशाली हो रहा है, मसल फ्लेक्स कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स आ रहा है सरकार के पास। ठीक हो गया। सिंपल है, चलो आगे। ठीक है ना? अच्छा, ये रीजंस किसके ऊपर बेस्ड होंगे? ये एग्जांपल के तौर पे लिखो, ये नेचुरल राइट्स पर बेस्ड होंगे, एनआर। ठीक है जी। आइडेंटिफाइड राइट्स पर बेस्ड होंगे, कि किसी भी परिस्थिति के अंदर हम राइट टू लाइफ नहीं लेंगे किसी भी इंडियन का, पाकिस्तानी का, बांग्लादेशी का, या किसी भी फॉरेन जो सिटीजन उसका ले सकते हैं हम, बट इंडियन सिटीजन का इंडिया के अंदर हम राइट टू लाइफ ब्रीच नहीं करेंगे, स्टेट ब्रीच नहीं करेगी। बढ़िया रीजन है। ठीक हो गया। चलो जी। और सेपरेशन ऑफ पावर, जो रीजन, बढ़िया रीजन है। ठीक हो गया। लेकिन ध्यान रखना, रीजन के अंदर नेचुरल लॉ को रीजन मानने से इनकार कर दिया है इमैनुअल ने। इमैनुअल कैंट बोलता है कि नेचुरल लॉ कैंट बी द रीजन ऑफ लॉ। याद हो जाएगा। देखो बिल्कुल फेड होने की तरफ चल रहा है, नेचुरल लॉ स्कूल बिल्कुल फेड हो रहा है। अब तो जूरिस्ट ही मना करने लगे हैं। चलो, कैंट ने एक थ्योरी दी है, कैंट की थ्योरी का नाम लिखो, कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। इसको कैंटेनियन एथिक्स भी बोलते हैं, कैंटेनियंस या फिर कैंटेनियन एथिक्स। ठीक है जी। ये क्या कहता है कि देखो, कुछ अनकंडीशनल मोरल्स होते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन होती है, कुछ अनकंडीशनल होती है वो, ठीक है जी, और वो सबके ऊपर लागू है। ठीक है जी। और ये कहां से आई है? ये जनरल विल से आई है समाज की। देखो जी, कौन सा समाज ये चाहेगा जिस समाज के अंदर चोरी अलाउ कर दे? अगर गांव चोरों का भी है तो उस गांव के अंदर ये कानून जरूर मिलेगा भाई, एक चोर दूसरे चोर के घर में चोरी नहीं करेगा। यस नो? ये जनरल विल से आया है। और ये किस पर बेस्ड है? ये मोरल्स पर बेस्ड है। ठीक हो गया। इस डॉक्ट्राइन को क्या कह रहा है? ये जनरल विल का, या फिर इस ये जो डॉक्ट्राइन है इसका दूसरा नाम लिख लो। ये क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ विल। इसका मतलब क्या हो गया? अंतरात्मा, वो फिर आ गई भाई अंतरात्मा, अंतरात्मा से गाइडेड मनुष्य
और अगर ये डॉक्ट्राइन आप किसी डेमोक्रेसी पर लगाओगे तो एब्सोल्युटली फिट बैठेगा। यानी उस समाज के लोगों को, जैसे अपने देश में हमको फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हमको दिए हुए ना, बिल्कुल है, बट क्या वो एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट नहीं है। हर एक के ऊपर मोरल ड्यूटीज और मोरल डॉक्ट्राइन लगा हुआ है। जब हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो पढ़ते हैं। ये जो मोरल और एथिकल रिस्ट्रिक्शन है ना, ये लगभग लगभग हर फ्रीडम के ऊपर है, लगभग लगभग हर फ्रीडम के ऊपर। ठीक है ना, मॉरल होनी चाहिए। कोई भी ऐसी फ्रीडम नहीं दी जा सकती जिसके अंदर एथिकल ना चले। ठीक है जी, अब सीधा सिंपल सी बात है, कॉकरोचेस इकट्ठे हो गए, ठीक है जी, अब वो गालियां दे रहे हैं भाई, माफी मांगने की नौबत आ गई ना, सब बोल रहे हैं ना गलत किया। कहाँ से आ रहा है ये गलत? ये इंटरनल मोरलिटी से पता लग रहा है कि ये गलत कर दिया। सिंपल, डन, सही। चलो, अच्छा जी, इसने एक प्रिंसिपल और दिया है, स्टार लगा लो, लिखो प्रिंसिपल ऑफ इनेट, इनेट राइट्स या इनेट राइट। इनेट का मतलब लिख लो इनहेरेंट या फिर इनबिल्ट। कुछ राइट्स इनहेरेंट हैं। ये कहां से आए हैं? ये यूनिवर्सल लॉ से आए हैं। यूनिवर्सल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ ही तो है यूनिवर्सल लॉ। लेकिन इमैनुअल कैंट मना कर चुका है, नकार चुका है, नेचुरल लॉ नहीं है। तो फिर ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये क्या बोलता है? ये कहां से है यूनिवर्सल लॉ? ये पॉजिटिव लॉज है। पता लगा पॉजिटिव लॉज कौन से? मैन मेड लॉज हैं ये सारे के सारे, ये जितनी भी फ्रीडम्स हैं ये मैन मेड है, ये गॉड के द्वारा बनाई हुई नहीं है। सही हो गया? चलो, आपका रिनाइसेंस का काल खत्म हो चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग करो, मेडिवियल की नेक्स्ट हेडिंग करो। कितना हो गया? क्या टाइम कितना हो गया? एक हो गया। ये अगर थोड़ा सा समय दोगे ना, अब ये खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक पेज है, खत्म हो जाएगा। इसको खत्म कर लो। ये ध्यान रखना, नेचुरल लॉ स्कूल आपका सबसे बड़ा कंसेप्ट है जूरिस्प्रूडेंस का। ये खत्म, फिर तकरीबन 4 से 5 क्लास बच गई। अब जूरिस्प्रूडेंस खत्म हो जाएगा। इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। नेचुरल लॉ स्कूल आपको लास्ट क्लास ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस तक तंग करेगा। ठीक है ना, और बहुत गंदे तरीके से तंग करेगा। एक बार ये कर लो, फिर पूरा का पूरा स्कूल रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, सही है, चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, मॉडर्न पीरियड। पीरियड मॉडर्न पीरियड को बेसिकली डिक्लाइन भी बोलते हैं। डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल या फिर नेचुरल लॉ थ्योरी। क्यों? क्योंकि इस समय पर पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है नेचुरल लॉ स्कूल को या नेचुरल लॉ थ्योरी को। ठीक है जी, ये देखो हमने कहा छोड़ा है, इमैनुअल कैंट 17वीं 18वीं शताब्दी तक आ चुके हैं। ये लो जी, बेंथम आ चुका है, बेंथम प्रकट हो चुका है दुनिया में। सही, यही 17वीं 18वीं शताब्दी तक ही तो था। ठीक है जी, लिखो बेंथम क्या कहता है। बेंथम और ऑस्टिन दोनों, दोनों के दोनों बोलते हैं क्या? नेचुरल लॉ स्कूल इज अ नॉनसेंस।
क्यों? अगर बेंथम और ऑस्टिन, फिर से वही बात है, बेंथम और ऑस्टिन बोलेंगे कि नेचुरल लॉ स्कूल अच्छा स्कूल है, तो भाई ब्रिटिश समाज ने पूरी दुनिया में चोरी करी है, पूरी दुनिया में मैसेकर किया है, किसके नाम पे? सिर्फ एक किताब के नाम पे, एक रिलीजन के नाम पे। ये तो बहुत ही ज्यादा अनएथिकल, ठीक है जी, और बहुत ही ज्यादा इमोरल हो चुका है, बहुत ही ज्यादा सेटनिक हो चुका है, किताब के हिसाब से भी सेटनिक हो चुका है। यस नो? तो दोनों कह रहा है नहीं नहीं नहीं, नेचुरल स्कूल इज नॉनसेंस, नो नो, हम नहीं मानते इस नेचुरल स्कूल। इसी कारण से हम लोगों की अलग से डेफिनेशन देनी पड़ी, बहुत कुछ कवर करना पड़ा, कारपेट के नीचे बहुत कुछ सरकाना पड़ा, ठीक है ना? बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द डेड बॉडीज उनको सरकानी पड़ी। एक बड़ा मशहूर किस्सा है, ये अमेरिका में चले गए, आज का जो अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है जी, जो अमेरिका के अंदर जो नेटिव पीपल्स है, वहां पर एक, जैसे हमारे यहाँ पे गाय पशु है, ठीक है जी, ऐसे ही अमेरिका के अंदर एक पशु है, बेसिकली सांड और गाय जैसा ही पशु होता है, उसके थोड़े से बाल होते हैं लंबे लंबे, जब भूसा होता है वो येती के जैसा, ययाति के जैसा होता है वो, ठीक है जी, और वो विचरण करता होता है, वो समाज उसकी पूजा करता है, नेटिव अमेरिका का समाज उसकी पूजा करता है। अब भाई ये जो किताब लेके गए उन्होंने देखा कि अच्छा, इस पशु से उनको ताकत मिलती है, अच्छा ये नॉन बिलीवर है, डिसबिलीवर है, पूरे एक कॉन्टिनेंट से वो पशु ही खाकर समाप्त कर दिया उन्होंने। आज भी विलुप्त प्राय पशु हो, वो बहुत ही कनाडा के बहुत अंदर जाकर, अलास्का में, वहां जाकर वो पशु मिलता है, पूरे अमेरिका में विचरण करता होता था, सिर्फ क्योंकि इन लोगों को पसंद है। ये कौन कैसे हैं? भाई हमारी किताब बोलती है इनसे नफरत करो, ये लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई नहीं होगा, नहीं कर पाओगे जस्टिफाई, नेचर लॉ स्कूल नकारना ही पड़ेगा, अब चारा नहीं बचा है मॉडर्न पीरियड के अंदर, इसलिए पूरे तरीके से नकार दिया गया है। अब चलो, अब जो भी इसको फॉलो कर रहा है, लिखो हिस्टोरिकल रिसर्चर, वो सारे के सारे कहते हैं कि भैया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इज अ मिथ। ये तो मिथक है, ये तो बस हम कहावते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। चलो लास्ट लिखो, ऑगस्ट कॉम्टे, AUGUST, अगस्त की स्पेलिंग सेम है, कॉम्टे, COMTE, कॉम्टे क्या कहता है? नेचुरल लॉ थ्योरी इज नॉन साइंटिफिक एंड बेस्ड ऑन सुपर नेचुरल साइंस। ठीक हो गया? लेकिन गॉड मेड लॉ है भैया, ठीक है ना? गॉड मेड लॉ है, चाह कर भी नहीं मिटा सकते। एक ह्यूमन के अंदर जो इनर राइट एंड रॉन्ग है, कैसे मिटाओगे? नहीं मिट सकते, चाहे ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन से भी मिलियंस टाइम गुणा धूर्त कोई कौम आ जाए, नहीं मिटा सकते। अब होता क्या है देखो, समय पलटता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आती है, WW1 फर्स्ट, WW2, ऐसा कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ जी जयंत, हाँ जी जयंत, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ हाँ, 2 बजे क्लास आज। हिंदू लोग, हिंदू लोग, हिंदू लोग। हाँ, ठीक हो गया? वर्ल्ड वॉर टू फर्स्ट घटित होगी, वर्ल्ड वॉर सेकंड घटित होगी, सिर्फ ध्यान रखना वर्ल्ड वॉर नाम है, सिर्फ यूरोप में लड़ी गई थी लड़ाई, ठीक है? सिंपल। होता क्या है, ये जितना भी अभी ब्यूरोक्रेसी बता रहे थे, जितने भी हिपोक्रेसी बता रहे थे, इन्हीं का ही समाज उसी हिपोक्रेसी की भेंट चढ़ गया।
इन्होंने सारे नेचुरल लॉज को नकार दिया है। लव एंड अफेक्शन कोई चीज होती है? ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी सिर्फ यूरोपियन यूरोपियन की, ओनली इंग्लिश पीपल्स आर द ह्यूमंस, बाकी नॉन बिलीवर डिसबिलीवर मार दो काट दो, सिंपल। सबसे बड़ा मैसेकेयर वर्ल्ड वॉर वन, उससे बड़ा वर्ल्ड वॉर टू, अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन हिस्ट्री ओनली। ठीक हो गया ना? अब उनको याद आ रहा है यार एक दूसरे के ऊपर। अब वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ पता है किसी को? वर्ल्ड वॉर टू तो हिटलर ने शुरू किया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये खाम का किसी को मार देने की आदत, ठीक है ना, यूरोप की बड़ी भारी पड़ी। ऑस्टिन के राजकुमार को मार दिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्टिन देना गलत था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया, ठीक है जी, सिर्फ जलन के चक्कर में। सही, या ये देश तो बड़ा खूबसूरत है, ठीक है ना, वियना जैसा बड़ा खूबसूरत शहर भी इसके अंदर, ठीक है जी, यार कुछ करो, मार दो, राजा ही खत्म, खत्म ही कर दो उसका राज परिवार, राजवंश, ठीक है जी। अब क्या हुआ, उन्होंने लड़ाई छेड़ दी ऑस्ट्रिया ने, ठीक है जी। अब ऑस्ट्रिया के साथ कुछ देश आ गए, और जिस देश ने मारा बेसिकली पता नहीं कौन सा बेल्जियम था या पता नहीं, ये इटली या रोम वगैरह था, अब आपस में भिड़े, इनके साथ में दूसरे लोग दूसरे देश जुड़े और वर्ल्ड वॉर शुरू, ठीक है ना। अब इनको याद आती यार ये हुआ तो गलत, ठीक है ना। चोरा के नाम ने जब उनके घर में चोरी होने लगी तो समझ में आया अरे चोरी करना तो पाप होता है, अच्छा नेचुरल हो गया, अरे हाँ ठीक है यार, ठीक है जी। अब इस पॉइंट से पुनर्जागरण शुरू होता है नेचुरल लॉ का, ठीक है जी, लिख लो। वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के बाद रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी या फिर नेचुरल लॉ स्कूल। ठीक है जी, ये लो जी। इसके बाद लिखो, स्टार लगा लो, रुडोल्फ स्टेमलर, STAMMLER, 1856 से लेकर 1938। एक वर्ल्ड वॉर तो घटित हो चुकी है, एक वर्ल्ड वॉर में समझ में आ गया, सारे जूरिश लाइन पे लगे। ये क्या कह रहे हैं, ये सिंपल बोलता है कि एक जस्ट लो ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जस्ट का मतलब क्या होता है, सुना है ना, जस्ट जस्ट चिल चिल, सुना है, ये जस्ट का मतलब क्या होता है, इसी से ही जस्टिस निकला, ध्यान रखना। जस्ट का मतलब होता है फेयर, जस्ट का मतलब होता है प्योर, जस्ट का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ठीक हो गया? देखो जी, एक प्योर लॉ ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यानी वाइस वर्सा कर दो, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा होगा, अगर वो प्योर लॉ है तो तभी फंडामेंटल होगा, वरना नहीं। ठीक है ना। अब सारे यूरोपियन देश बात करते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी, फलाना लिबर्टी, ये लिबर्टी, वाह लिबर्टी, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, लास्ट लिखो नाम, लास्ट लॉन लुइस फुलर, LON लुइस, LUVOIS लुइस, फुलर, FULLER फुलर, 1902 से लेकर 1978 तक यह लीडिंग स्पोर्टर है भैया। किस चीज का? मॉडर्न नेचुरल लॉ थ्योरी। अब नेचुरल लॉ थ्योरी का नाम बदल दिया गया है, मॉडर्न नेचुरल लॉ थ्योरी बन गया है इसका। ये क्या कहता है, ये थ्योरी क्या कहती है, लॉ एंड मोरालिटी कोरिलेटेड होते हैं। अब आटे दाल का भाव मालूम हो गया है, लो मोरल होगा, मोरलिटी से ही जनित लो होगा, ठीक है जी, सिंपल, डन।
है ना, एकदम जज्बात बदल दिए, ख्यालात बदल दिए, हो जाता है ना, मीम आता है। चलो, अब मोरलिटी के हिसाब से बांट लो, ये लास्ट कंसेप्ट ऑफ कर दो। मोरलिटी पेज के बीच में लिखो, ठीक है ना, दो भागों में बांट लेते हैं मोरलिटी को। मोरलिटी एज इट इज, और दूसरी तरफ मोरलिटी एज इट ought टू बी। जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए। वट द लॉ इज, वट द लॉ ought टू बी, वट लॉ ought टू बी डन, वहीं पहुंच गए। अब लॉ को ही मोरलिटी कह रहे हैं, मोरलिटी को ही लॉ कह रहे हैं, तो मोरलिटी के विषय में लिखना पड़ेगा। मोरलिटी है क्या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की, या फिर मोरलिटी क्या होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की। ठीक है जी। इसको बोलते हैं मोरालिटी ऑफ ड्यूटी। इसको बोलते हैं मोरालिटी, दूसरे वाले को मोरालिटी ऑफ एस्पायरेशन। ड्यूटी समझ गए? जो भी किसी समाज ने मोरालिटी यानी लॉ बना दिया है, योर ड्यूटी इज टू फॉलो दैट, सिंपल। लॉ बन गया, हम नहीं बोल सकते हमें नहीं पता था, नहीं, अपने को तो फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये एस्पायरेशन है। एस्पायरेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? एस्पायरेशन, जैसे कि आप नेट के एस्पायरेंट्स हो, ठीक है ना, शी इज एन एस्पायरेंट ऑफ जुडिशरी। अभिलाषा, एस्पायरेंट का मतलब। चलो जी, ड्यूटी को दो भागों में बांट लो। एक तो भैया एफर्मेटिव, एफर्मेटिव कह लो, या फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव ड्यूटी। दूसरी तरफ नेगेटिव ड्यूटी। कुछ करने की ड्यूटी, कुछ ना करने की ड्यूटी। ठीक है ना, चक्कू लेना हाथ में, उससे सिर्फ सब्जियां काटना, किसी मनुष्य के पेट में मत डालना चक्कू, यह नेगेटिव ड्यूटी है। चक्कू से सब्जियां काटो, यह है एफर्मेटिव ड्यूटी। ठीक है ना, फोन कॉल पे बात करनी है, ठीक है जी, अपने लोगों से बात करो, चाहे किसी किसी भी तरीके की बात करो, एक सर्टेन प्रकार की बात दूसरे आदमी से मत कर देना। है ना, जैसे आपस में एक दूसरे को गाली दे दी, ठीक है ना, एक तो महान जूरिस्ट भी पैदा हो चुका है, ठीक है जी, वो बोलता है कि गालियां देना कोई बुरी चीज थोड़ी ना होती है, अपराध थोड़ी ना है। वो कह रहा है मेरे माँ बाप को भी गाली दो। अब मोरलिटी यही है भैया, अब क्या करें, जैसी मोरलिटी बनाएंगे वैसी मोरलिटी बन जाएगी। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो? बस खत्म। ध्यान रखो, यह आपका सबसे बड़ा स्कूल है। ठीक है जी। फिर ऐसा करो, आज ऑफ कर लो, कल ये शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा, बट शर्त ये है कि देख के आओगे सारा का। जितनी जगह स्टार लगवाए हैं वो तो छोड़ने ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, सारा का सारा जोर आपका एंशियंट मेडिवियल और मॉडर्न में यही लग रहा है आपका सारा का सारा समय। असली थ्योरी के तो जनक वो तो बहुत थोड़े से हैं। ठीक हो गया, यही कालखंड रिनाइसेंस इसलिए करवाया क्योंकि इसमें से सवाल आता है, हर बार पूछते हैं, चाहे पेपर टफ आए चाहे पेपर इजी है, हर बार पूछते हैं। ठीक हो गया, अब आपको एक ही चीज से और रूबरू कराना है, ठीक है ना। अब अब पता लगा स्पीड थोड़ी सी इस हिसाब की रहेगी, ठीक है ना, बट ध्यान रखना किसी कंसेप्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हर एक कंसेप्ट के ऊपर गए हैं। हाँ, बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़ी लिथार्जी हमने डिस्कशन नहीं करी। ठीक हो गया, सिंपल, आज मौका नहीं दिया। ठीक है ना, थोड़ा सा दूर शरीर हो, ठीक है, नींद आने लगे, नहीं, ऐसे ही क्लास चलेगी। ठीक हो गया, कल कम से कम दो स्कूल, कम से कम दो स्कूल कंप्लीट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कल के कल में, क्योंकि 2 घंटे की क्लास है, 3 स्कूल कंप्लीट हो जाए। सैटरडे को पूरा स्कूल का टेस्ट हो जाए आपका।
ठीक है ना। सिर्फ एक ही चीज से रूबरू कराना है कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। ध्यान रखना। और विशेष प्रकार से, विशेष रूप से आपको डरना चाहिए असर्शन और रीजनिंग वाले सवालों से, आपको डरना चाहिए। डरोगे तभी पढ़ोगे। भय भी न होए प्रीत, है ना। ठीक है ना। क्वेश्चन देखने शुरू कर दो, क्योंकि एकदम से यहाँ अब मैं क्वेश्चन निपटाने पे आऊंगा तो फिर आपकी आशा मेरी तरफ, आप क्या एस्पायरेशन भरी नजरों से देखोगे कि हमें सवाल समझाए जाएं। ध्यान रखना, समझने सब सवाल समझाने का उसका वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिथार्जिक एक्सरसाइज। होमवर्क जो डेली बेसिस पर निपटा रहा है, शिद्दत से निपटा रहा है, डेडिकेशन से निपटा रहा है, उधर से एसर्शन के सवाल पढ़ो। ठीक है जी, इधर से अपने नोट्स खोलो, एसर्शन देखो क्या पूछ रहा है। तभी ध्यान रखना, ये आपको फिलोसफी डेवलप करनी पड़ेगी माइंड में। पीटी के क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं अप्लाइड, एक होते हैं ये एसर्शन रीजनिंग बेस्ड। ठीक है ना। मैं जैसे जुडिशरी का एस्पायरेंट रहा हूं हमेशा, मेरे को डायरेक्ट और अप्लाइड क्वेश्चन सोल्व करने का ही एक्सपीरियंस है लगभग लगभग। ये जब एसर्शन और ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, मेरा तो दिमाग घूम जाता है। जल्दी बता रहा हूँ, मेरे को समझना पड़ेगा और अप्रोच समझनी पड़ेगी, एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, क्योंकि जो नीचे ऑप्शन आएंगे ना वो लगभग लगभग सेम मिलेंगे हर सवाल में। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पे निशान लगाना है, इसी कारण से इतना ज्यादा एक्सटेंटिवली मैंने आपको करवाया है। क्योंकि जो रीजनिंग आएगी वो आपने जो यहाँ पढ़ी है उसमें से दी हुई है। एसर्शन वो जैसे कोई कोटेशन बता दी, अब वो कोटेशन के पीछे की रीजनिंग वो तो हमने डिस्कस करी है। ठीक हो गया। कल फ्राइडे, कल मेजर आपका स्कूल निपट जाएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। ये बंद कर दूं मैं एक बार।